हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। यूपीएससी 100 डेज चैलेंज में आपका स्वागत है। आज है डे 1 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी, जिसका पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मेरे साथ जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि मैं हूँ यूपीएससी एजुकेटर और साथ के साथ एक पब्लिक पॉलिसी एडवाइजर हूँ। मेरा नाम है मनीष चौधरी। तो आप मुझे, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो ये चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसको बताने से पहले जब आप लक्ष्मीकांत देखेंगे ना, तो लक्ष्मीकांत में स्टार्ट होता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। लेकिन मैं आपको उससे पहले कुछ थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले इंडिया में आता है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा एक पोर्तुगीज ट्रैवलर था जो इंडिया में आता है 20 मई 1498 को। और इंडिया में कहां पर आता है? ये कैलिकट के अंदर आता है। ये आपका थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट है। और जिस रूट से आता है ये, उस रूट का नाम है केप ऑफ गुड होप। तो ये याद रखिएगा, केप ऑफ गुड होप कैलिकट के अंदर आता है। 20 मई 1498 को आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब ये इंडिया में आता है तो इंडिया से क्या काम करता है? ये स्पाइसेस लेके जाता है, बहुत अच्छे अच्छे स्पाइसेस जैसे कि पेपर, सिनेमन, ये सब लेके जाता है अपने वापस कंट्री में। और जब ये अपनी कंट्री में लेके जाता है तो धीरे धीरे वहां पर जो अदर कंट्रीज थी उनको भी पता चल जाता है कि यहां पर पोर्तुगीज काफी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं इंडिया से जो स्पाइसेस लेके आ रहे हैं उनसे। ये बात ब्रिटिशर्स को भी पता चलती है, जिसके बाद ब्रिटिशर्स क्या काम करते हैं? 31 दिसंबर 1600 को अपनी एक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं। ये कंपनी एक रॉयल चार्टर ले लेती है वहां की जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ से। रॉयल चार्टर के अंदर क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक्सक्लूसिव ट्रेड राइट होगा इंडिया के अंदर, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंडिया में आकर और कोई ट्रेड नहीं कर सकता, उन्हीं के पास एक्सक्लूसिव राइट होगा। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वहां से वो चलते हैं 1608 में वो इंडिया आते हैं। शिप, जिस शिप से आते हैं, शिप का नाम है हेक्टर, और उस शिप के कैप्टन होते हैं विलियम हॉकिंस। और वो शिप कहां पर आता है? सूरत के अंदर। ये छोटे छोटे फैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप अगर कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें पूछे जाते हैं, खासकर एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हो साथ के साथ, यूपीएससी के साथ साथ, तो वहां पर भी ये छोटे छोटे फैक्ट्स आपके काम करेंगे। इसके बाद क्या होता है? 1608। एक चीज और याद रखिएगा, जब 1600 में ये कंपनी बनती है तब उस टाइम पर इंडिया में जो रूल कर रहा होता है वो अकबर होता है। और जब 1608 में ये इंडिया आते हैं तब उस टाइम पर होता है जहांगीर। अकबर की डेथ हो चुकी होती है, उनका जो बेटा होता है जहांगीर, वो रूल कर रहा होता है। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा 1609 में, 1608 में तो वो इंडिया आए, लेकिन 1609 में विलियम हॉकिंस पहली बार जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं। जब वो जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं तो मेनली उनको जहांगीर को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं ताकि वहां पे ट्रेड परमिट मिल जाए। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, आपसे पूछ लिया जाए कि जहांगीर के कोर्ट में फर्स्ट ब्रिटिश एम्बेसडर कौन था, तो नाम याद रखिएगा, सर थॉमस रो जो थे वो फर्स्ट ब्रिटिश एम्बेसडर थे। और करीबन 4 साल वहां पर रहे थे, 1615 से लेके 1619, 1615 से लेके 1619 तक 4 साल वहां पर रहे थे। धीरे धीरे वो इंडिया में अपना जो ट्रेड कर रहे थे, जो अपना बिजनेस सेट कर रहे थे, उसके लिए परमिट चाहिए थे। अलग अलग जो रूलर्स थे उनसे परमिट लेने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं पर उनको गोल्डन फरमान मिल जाता है, जो गोलकोंडा का सुल्तान होता है उनसे 1632, 1632 में। तो ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1600, 1608, फिर 1609, फिर 1615 से लेकर 1619 तक, फिर आपका 1632। फिर क्या होता है? ये पहला फोर्ट बनाते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी। जो मद्रास प्रेसिडेंसी बनती है वहां, उस कौन सा फोर्ट है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। याद रखिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है फोर्ट का नाम है। फर्स्ट इंग्लिश फोर्ट अगर आपसे कभी पूछ ले तो इट वाज फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम नहीं था। 1632 में ये फोर्ट बनाते हैं, ठीक है। और वो जो फोर्ट होता है उसी को बोलते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी। वहां पे मद्रास प्रेसिडेंसी बन जाती है। कुछ टाइम बाद क्या होता है? कुछ टाइम बाद जो बॉम्बे पोर्तुगीज के कंट्रोल में होता है वो ब्रिटिशर्स को गिफ्ट में दे देते हैं। गिफ्ट में मतलब डाउरी में दे देते हैं 1661 के अंदर। और जिसके बाद जो ये किंग होता है, जो रॉयल फैमिली होती है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को वो रेंट पे दे देती है कि आप जो है इस पे व्यापार कर लीजिए 1608 में। जिसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनती है। तो टोटल 3 प्रेसिडेंसीज बनाते हैं वो, एक मद्रास प्रेसिडेंसी, एक आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी, एक आपका कोलकाता प्रेसिडेंसी या बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो पहली कहां पर बनती है? मद्रास में। सेकंड बनती है बॉम्बे, एंड थर्ड बनती है आपकी कहां पर? थर्ड बनती है आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी। नाउ
अब ऐसे करते करते धीरे धीरे वो परमिट ले लेते हैं। फिर फारूक सियार बीमार हो जाते हैं। तो फारूक सियार जब बीमार हो जाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट करते हैं विलियम हैमिल्टन, ब्रिटिश के एक डॉक्टर थे विलियम हैमिल्टन, वो उनका ट्रीटमेंट करते हैं। जिसके बाद फारूक सियार खुश होकर जो है दस्तक ट्रेड परमिट दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में। ठीक है, दस्तक ट्रेड परमिट क्या था? दस्तक ट्रेड परमिट का मतलब था कि वो ट्रेड कर सकते हैं बिना टैक्स दिए। अब क्या होता है कि ये इस दस्तक सिस्टम का, इस जो दस्तक ट्रेड परमिट था, इसका मिसयूज करना स्टार्ट कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। जिसके बाद ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है और ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद होता है बैटल ऑफ प्लासी। ये सब हिस्ट्री का पार्ट है, जब हम हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे वहां पर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी होता है। बैटल ऑफ प्लासी कब होता है? 1757 में। बैटल ऑफ प्लासी के बाद आपका जो एक और मेजर बैटल चल रहा होता है वो होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। ठीक है, फिर बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। और यहां से स्टार्ट होता है डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, यानी कि दीवानी राइट और निजामत राइट सिस्टम होता है। ठीक है, अब हम अगर ब्रिटिश रूल को समझे तो मैं आपको बताऊं, ब्रिटिश रूल को अगर आपको समझना है तो 3 पार्ट में समझेंगे। एक है आपका प्री 1773। प्री 1773 में क्या हो रहा है कि यही जो बैटल ऑफ बक्सर 1764 तक बैटल ऑफ बक्सर हो रहा है, ये सब आप समझेंगे। फिर हम समझेंगे 1773 से लेके 1857 तक, 1857 या 1858 बोलूंगा, 1858 तक। ये क्या है? ये है कंपनी रूल। यहां पर कंपनी रूल करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूं। और इसके बाद 1858 से 1947 तक आपको देखने को मिलेगा, यहां पर स्टार्ट होता है क्राउन रूल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों फेज समझना। तो ये हमने तो देख लिया प्री 1773। प्री 1773 में क्या देखने को मिलता है कि एज ए मर्चेंट, एज ए बिजनेसमैन, एज ए ट्रेडर काम कर रहे होते हैं इंडिया में। लेकिन जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर होता है बंगाल में, बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये कंट्रोल ले लेते हैं धीरे धीरे अपने अंडर। यहां से स्टार्ट होता है, मैंने बताया आपका डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, यहां से डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इनका स्टार्ट होता है। और जो गवर्नर बनाया जाता है बंगाल का, वो बनाया जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को जब गवर्नर बना दिया जाता है तो रॉबर्ट क्लाइव बहुत करप्शन करते हैं। वो इतना करप्शन करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसा नहीं बचता। जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जाती है ब्रिटिशर्स के पास और वहां पर ब्रिटेन में वापस, तो वहां पर बोलती है कि हमें ना लोन चाहिए। तो वो कहते हैं कि भाई इंडिया में अच्छा खासा लूट रहे हो तुम, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, तो फिर तुम्हारा पैसा गया कहां? तो उसके लिए वो कहते हैं कि तुम्हारे जो कंडक्ट है वो सही नहीं है, अब हम क्या करेंगे, आपको रेगुलेट करेंगे। तो उन्होंने एक एक्ट पास किया, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया। इस एक्ट को हम कहते हैं फर्स्ट एक्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन, यानी कि केंद्रीकरण। क्यों सेंट्रलाइजेशन कहते हैं यहां पे? क्योंकि जो पावर होती है एक कॉमन बॉडी की तरफ आने लगती है, एक सेंट्रलाइज्ड होने लगती है पावर। ठीक है, पावर कैसे सेंट्रलाइज हो रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहां पे क्या होता है, यहां पर जो गवर्नर थे, गवर्नर की जो पोजीशन थी बंगाल के अंदर, उसको शिफ्ट कर दिया जाता है, उसको एलिवेट कर दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ये याद रखिएगा। और ये आते ही सबसे पहला क्या काम करते हैं, वो जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था, निजामत और दीवानी राइट, उसको वहां पे खत्म कर देते हैं। और जो 2 प्रेसिडेंसी थी, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, मद्रास और बॉम्बे, उन दोनों प्रेसिडेंसी के पास क्या था, उन दोनों प्रेसिडेंसी अपनी इंडिपेंडेंट थी। मैंने बताया 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, तीनों इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंसी थी। यहां पे क्या होता है, यहां पर सबऑर्डिनेट कर देते हैं। यहां पे अब क्या करते हैं, बंगाल और जो बॉम्बे और मद्रास है, बॉम्बे और मद्रास को सबऑर्डिनेट कर देते हैं किसके, बंगाल के। अब बॉम्बे और मद्रास में तो बन जाता है गवर्नर, और यहां पर बंगाल में क्या बन जाता है, गवर्नर जनरल, एक रैंक ऊपर। तो अब अगर बॉम्बे और मद्रास को कोई भी फैसला लेना है तो पहले बंगाल से परमिशन लेनी होगी, बंगाल को इन्फॉर्म करना होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट था। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको देखने को मिलेगा जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो हिस्ट्री के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो मराठा वॉर होता है, एंग्लो मराठा वॉर होता है, उसमें एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पुणे। ट्रीटी ऑफ पुणे को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बंगाल के गवर्नर जनरल से बिना पूछे ट्रीटी होती है, और लेकिन जो बॉम्बे के गवर्नर होते हैं वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे भी तो राइट्स हैं, ये ट्रीटी मानी जाएगी। तो वो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, जिसके बाद जो ट्रीटी ऑफ सालबाई है उसको असली ट्रीटी के तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है। वो जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब समझेंगे। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से सबऑर्डिनेट कर दिया और उसका इंपैक्ट काफी सारी चीजों पर पड़ेगा।
अब एक सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट को बनाया जाएगा कोलकाता के अंदर, और कोलकाता में कहां पर, फोर्ट विलियम। तो याद रखिएगा पहला फोर्ट कौन सा था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, दूसरा था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम कब पे कोर्ट बनता है, कब, 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनता है। टोटल कितने होते हैं, टोटल याद रखिएगा 4 जजेस होते हैं, 3 जजेस और 1 चीफ जस्टिस, और चीफ जस्टिस का नाम होता है सर एलिजे इम्पे। ठीक है, उसके बाद इस एक्ट के अंदर क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के, कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाएंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्यों बनाएंगे हम, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम होगा जो कंपनी है उसके सारे के सारे जो फंक्शन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, उनको कंट्रोल करना, याद रखिएगा। और साथ के साथ ये जो एक्ट है ये बैन कर देता है कि कोई प्राइवेट बिजनेस या ब्राइवरी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आप आईएएस बन जाते हैं, आईएएस बनने के बाद अपना खुद का भी बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस पे ज्यादा फोकस करेंगे, ना कि आप जो है गवर्नमेंट के बिजनेस पे। तो इसलिए बैन कर देते हैं कि आप कोई अपना प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते, ताकि आप गवर्नमेंट पे फोकस करें। तो यहां पे भी यही किया गया कि प्राइवेट बिजनेस को बैन कर दिया, और यहां पे ब्राइवरी, रिश्वत लेना और ये सब बैन कर दिया। अब क्या होता है कि जैसे ही, इसके लिए ना आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, पहले राजा महाराजा होते थे, उन्हीं के पास तीनों पावर होती थी, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तीनों पावर एक के पास है। लेकिन जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आता है ना, तो अब राजा महाराजाओं से मुगल्स के पास आया, मुगल से ब्रिटिशर्स के पास आया, तो जो ब्रिटिशर्स के पास आया ना, तो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तीनों पावर थी, जुडिशियरी की भी, एग्जीक्यूटिव की भी और लेजिस्लेचर की भी। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट में क्या करते हैं, जुडिशियरी को सेपरेट कर देते हैं। तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में। तो इसके लिए एक और एक्ट आता है, उसको बोलते हैं हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, यहां पर यह कहा जाता है कि जुडिशियरी सेपरेट होगी एग्जीक्यूटिव से, दोनों अलग अलग होंगी। और यही सेम चीज आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है आर्टिकल 50 के अंदर। यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था ये क्वेश्चन, उसके बाद सेम ईयर यूपीपीएससी प्रीलिम्स में भी आया था कि कौन सा आर्टिकल है जो सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी की बात करता है। तो डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 50 है। ठीक है, कुछ टाइम बाद फिर से एक एक्ट पास करते हैं, एक एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। यहां पर कहते हैं कि एक काम करो, ठीक है, नेशनल लेवल पे, इंटरनल लेवल पे तो हमें पता चल गया कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, तो हमने क्या काम किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया। लेकिन अगर हमें इंटरनेशनल, हमें कॉमर्शियल के साथ साथ पॉलिटिकल अफेयर भी देखने हैं, तो क्या करेंगे, कॉमर्शियल अफेयर कौन देख रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगा तो कौन देखेगा, तो यहां पर बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जैसे ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनता है पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर, वैसे ही स्टार्ट हो जाता है इंडिया के अंदर डबल गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा, डबल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। और पहली बार इस एक्ट के थ्रू कहते हैं ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। ये लाइन याद रखिएगा, पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के थ्रू कहते हैं कि ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, वो मान लेते हैं कि अब इंडिया पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद एक अमेंडमेंट टाइप आता है, एक्ट ऑफ 1786। ये 1786 में क्या अमेंडमेंट आता है, यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडिया में गवर्नर जनरल बनाया जाता है बंगाल का। लेकिन जो लॉर्ड कॉर्नवालिस होते हैं वो ये कहते हैं कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होगी ना, मुझे उसको ओवर रूल करने की पावर चाहिए। ये साथ के साथ आपको समझना पड़ेगा, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस वही लॉर्ड कॉर्नवालिस है जब अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा था, वहां पर थे ये। तो वहां से इनको इंडिया लाया जाता है। तो ये कहते हैं मैं इंडिया तभी जाऊंगा जब मेरे को कुछ एडिशनल पावर दी जाएगी। तो ये 2 पावर मेजरली मांगते हैं, कौन सी, एक तो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसको ओवर रूल करना, दूसरा जो आर्मी चीफ है वो बनना, यानी कि कमांडर इन चीफ जो है वो बनना। तो याद रखिएगा, इंडिया के अंदर पहले कमांडर इन चीफ जो बनते हैं वो बनते हैं आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अब फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इंडिया का करंट कमांडर इन चीफ कौन है। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद फिर से क्या काम करते हैं, ये एक अमेंडमेंट करते हैं, कौन सा, 1793 में एक अमेंडमेंट करते हैं, जो मोनोपोली थी, कॉमर्शियल मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको अगेन 20 साल के लिए बढ़ा देते हैं। तो अब इसको समझो कैसे, पहले कौन सा आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यहां पर ये आता है 20 साल के लिए कि हम आपके पास ये जो रेगुलेट कर रहे हैं हम आपको 20 साल के लिए कर रहे हैं। लेकिन फिर अगेन 1793 में क्या करते हैं, फिर से उसको 20 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं। 20 साल के बाद फिर क्या आएगा, 1793 में 20 ऐड करोगे तो 1813 आएगा। अब क्या होता है, चार्टर एक्ट आता है 1813। ये जो चार्टर एक्ट आता है ना, इसमें कुछ थोड़े से बदलाव आते हैं, और इस पे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। ये 19 या फिर 20 में आया था प्रीलिम्स में क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर इस एक्ट के अंदर बोल दिया जाता है कि अब क्या होगा, जो पहले क्या बोला,
सबसे पहले क्या बोला, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बोला, ब्रिटिश पोजेशन। अब ये कह देते ये जो ब्रिटिश पोजेशन है ना, इसके ऊपर क्राउन की सॉवरेनिटी होगी। अब क्राउन देखेगा ये सब, मतलब क्राउन के नाम पर ही होगा जो भी चीज होगा एक तरीके से। तो ये लाइन याद रखेगा, क्राउन सॉवरेनिटी ओवर ब्रिटिश पोजेशन। फिर इस एक्ट में यह कहा जाता है कि अब हम क्या काम करेंगे, इंडिया में ना 1 लाख रुपया एजुकेशन के लिए देंगे। लेकिन इसको समझने से पहले यह समझो, इस चार्टर एक्ट में मेजरली सबसे मेन क्या चीज आई थी, सबसे मेन आया था कि इन्होंने क्या काम करा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉमर्शियल मोनोपोली थी ना, व्यापार करने की मोनोपोली थी इंडिया में, उसको खत्म कर दिया। दे एंडेड द ट्रेड मोनोपोली, ठीक है, एक्सेप्ट ट्रेड ऑफ टी ट्रेड विद चाइना, ठीक है। तो चाइना के साथ जो ट्रेड था वो, और जो चाय का यानी कि टी का जो ट्रेड था उसको छोड़कर सारी मोनोपोली जो थी वो सारी खत्म कर दी। वो खत्म क्यों कर दी, अब इसको समझना पड़ेगा आपको। उस टाइम पर क्या था, अगर आप देखें ये जो टाइम पीरियड है ना 1813, इस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीक पे चल रहा था। अब मैं यहाँ पे ब्रिटेन में पीक पे चल रहा था, तो वहां पर जो उनका फिनिश गुड्स था ना, फिनिश गुड कहां पर जो है सप्लाई हो रहा था, कहां पे मार्केट थी, वो थी आपकी यूरोप की मार्केट। और यहां पर इसी वक्त टाइम पे आ जाता है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट इंट्रोड्यूस कर देता है कॉन्टिनेंटल सिस्टम। कॉन्टिनेंटल सिस्टम का मतलब यह था कि फ्रांस और फ्रेंच एलाइज कंट्री जितनी भी है वहां पर वो ब्रिटिश गुड को नहीं आने देंगे। अब जो वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बड़ी बड़ी कैपिटलिस्ट क्लास आ रही थी, उन्हें मार्केट चाहिए थी, अब उनको मार्केट नहीं मिल रही थी, तो उनको मार्केट दिखी इंडिया की, बट इंडिया पे तो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई नहीं आ सकता था। तो उन कैपिटलिस्ट क्लास ने वहां की गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया कि हमें मार्केट चाहिए, हमें इंडिया की मार्केट दो, तो आप क्या काम करो, आप उसकी मोनोपोली हटाओ। तो 1813 में एक्ट पास करके क्या करते हैं, मोनोपोली को खत्म कर देते हैं। अब जैसे ही मोनोपोली खत्म करिए वो वहां इंडिया में बिजनेस करने आएंगे, तो इंडिया में बिजनेस करने के लिए उन्हें एजुकेटेड लेबर चाहिए। तो इस एजुकेटेड लेबर की वजह से उन्होंने क्या काम किया, 1 लाख रुपया एजुकेशन के लिए दिया कि अब हम जो है इंडिया में 1 लाख रुपया एजुकेशन के लिए देंगे। इससे पहले एजुकेशन के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, उन्होंने देखा तक नहीं था, ठीक है। अब एजुकेशन के लिए अलॉट तो कर दिया उन्होंने, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाए कि भाई हमें एजुकेशन के लिए जो खर्चा करना है, जो एक्सपेंडिचर करना है, वो किस लिए करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो वो बहुत टाइम लग गया। उसके बाद आप जो है अलग कमेटी पढ़ेंगे, मैकॉले की कमेटी पढ़ेंगे, फिर डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी पढ़ेंगे, वो सब अलग है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। साथ के साथ यहां पर क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उनको परमिशन दे दी कि बेटा इंडिया में जाओ, फैल जाओ, जितना कन्वर्ट कर सकते हो, जितना जो कर सकते हो करो, ठीक है। क्रिश्चियन मिशनरीज को भी परमिशन मिल गई। अब फिर से 20 साल बाद आएगा, तो 20 साल बाद क्या आता है, 1833। 1813 के बाद आता है आपका 1833। तो याद रखिएगा 1833 आता है। ये जो चार्टर एक्ट 1833 आता है ना, इसका दूसरा नाम है सेंट हेलेना एक्ट। तो याद रखिएगा सेंट हेलेना एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको लास्ट एक्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। फर्स्ट एक्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन कौन था, फर्स्ट एक्ट था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यहां पर आता है आपका लास्ट एक्ट बोलते हैं इसको। लास्ट एक्ट क्यों बोलते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा। जो पोजीशन होती है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, उसको एलिवेट कर देते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पे। आप देख रहे हैं पहले जो सिर्फ बंगाल तक था, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, अब वो पूरे इंडिया पे आ गया, ठीक है। तो सेंट्रलाइज हो रहा है। साथ के साथ आपको देखने को मिलेगा कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा ना, उसके अंडर सभी सिविल और मिलिट्री कंट्रोल आ जाएगा। सारी पावर किसके पास आ जाएगी, गवर्नर जनरल। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहां पे कहा गया जो रेगुलेशंस है, अब रेगुलेशंस को क्या बोलेंगे हम, एक्ट बोलेंगे, कानून बोलेंगे। यानी कि जो भी आप इंडिया में एक रेगुलेशन लेके आ रहे हैं, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहले टेबल होने चाहिए, वहां से पास होंगे, तब जाके वो एक्ट बनेंगे, ठीक है। कोई भी बिना पार्लियामेंट के, बिना लेजिटिमेट अथॉरिटी के पास हुए एक्ट नहीं बन सकता। अब मैं क्यों कह रहा हूं ये लास्ट एक्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन था। पहले क्या हुआ था, पहले सबऑर्डिनेट बनाया था सिर्फ, यानी कि उन्हें पहले परमिशन लेनी पड़ेगी किससे, बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। किसको, मद्रास और बॉम्बे को। लेकिन उनके पास लेजिस्लेटिव पावर थी, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी थी, ठीक है। लेकिन जुडिशियल पावर नहीं थी, क्योंकि जुडिशरी तो सेपरेट हो गई थी। लेकिन यहां पर क्या काम करते हैं चार्टर एक्ट 1833 में, यहां पर जो उनकी लेजिस्लेटिव पावर होती है उसको छीन लेते हैं। अब आप सिर्फ एग्जीक्यूटिव रह गए, लेजिस्लेटिव पावर किसके पास चली गई, सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब सेंट्रल लेवल पे कानून बनेंगे, अब बॉम्बे कानून नहीं बना सकता, मद्रास कानून नहीं बना सकता, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एज ए कॉमर्शियल बॉडी, उसका जो फंक्शन है कॉमर्शियल बॉडी, उसको खत्म कर देते हैं। अब वो सिर्फ क्या रह जाती है, रिमेन ओनली
एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, सिर्फ उसका काम क्या रह जाता है, प्रशासनिक काम रह जाता है, व्यापार करना नहीं रहता। और यहां पर जो विलियम बेंटिक है उसकी जो काउंसिल होती है उसको बोलते हैं गवर्नर जनरल काउंसिल, वहां पर एक लॉ मेंबर को ऐड किया जाता है। लॉ मेंबर का नाम था लॉर्ड मैकॉले, ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड मैकॉले उनका नंबर था, उनका नाम था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ यहां पर कहा जाता है कि हम इंडियंस को ना ओपन कंपटीशन यानी कि सिविल सर्विसेज वगैरह में ज्वाइन करने का मौका देंगे, लेकिन ये कभी इंप्लीमेंट नहीं किया, बस कह देते हैं। और साथ के साथ इसके साथ एक चीज याद रखिएगा, यहां पर ना ये जो स्लेवरी होती है, स्लेवरी को एबॉलिश कर देते हैं, उसकी जगह क्या लेके आते हैं, इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब क्या था, बॉन्डेड लेबर, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, ठीक है। अब यूपीएससी ने मेंस में पूछा था ये क्वेश्चन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने ये पूछा था कि जो लेबर है, जो ब्रिटिशर्स अलग अलग कॉलोनी से लेके गए हैं, उनकी क्या कंडीशन है। जैसे इंडिया से भी लेके गए हैं, इंडिया से अफ्रीका में लेके गए हैं, अफ्रीका से भी लेके गए हैं, तो इधर इधर से जो ये लेबर लेके गए हैं वो अपनी तो लोकल जो कल्चर है वो सब खो दिया उन्होंने, वो अपनी जिस कंट्री में रहते थे अपना होम तो खो दिया, तो जहां पर लेके गए थे वहां पर उनकी कंडीशन कैसी थी, ये क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जिसको भी इसका आंसर पता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इस टाइम पर डलहौजी आ जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। जिसको ये पता है कि इंडिया में पहली बार रेलवे कब और कहां पर आई थी, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नाउ 1853 में क्या काम करते हैं, यहां पर वो सेपरेट कर देते हैं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को गवर्नर जनरल काउंसिल की जो काउंसिल होती है उससे। अब देखो फिर से समझो, मैंने क्या बताया था कि राजा महाराजा के पास क्या है, उस सारी लेजिस्लेटिव पावर उसके पास है, एग्जीक्यूटिव पावर उसके पास है, जुडिशियल पावर उसके पास है। अब क्या हो रहा है, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भी ये तीनों पावर थी, लेकिन उससे जुडिशियल पावर लेके सेपरेट कर देते हैं। अब उनके पास क्या रहेगी, या गवर्नर के पास, गवर्नर जनरल के पास कौन सी पावर रहेगी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या काम करते हैं, इसको भी सेपरेट कर देते हैं, लेजिस्लेटिव पावर को अलग कर देते हैं एग्जीक्यूटिव से। अब सिर्फ गवर्नर जनरल के पास कौन सी पावर रहेगी, एग्जीक्यूटिव पावर, और लेजिस्लेटिव के लिए क्या बना देते हैं, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक अलग बॉडी बना देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, ठीक है। और यहां पे बात करते हैं कि ओपन कंपटीशन, जो मैंने बताया था ना आपको, इससे पहले ओपन कंपटीशन की बात करते हैं 1833 में, वो कभी इंप्लीमेंट होता ही नहीं है, लेकिन जो पहली बार आता है 1853, अगर आपके एग्जाम में आए तो आपको 1853 वाला लिखना है, ठीक है। ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें इंडियंस को भी अलाउ करते हैं, जिसके बाद सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में पहले इंडियन सिविल सर्वेंट बनते हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर क्यों बनते हैं, अगर आपको पता हो, टैगोर फैमिली जो है ना लिटरेचर में काफी ज्यादा आगे थी, ठीक है, उनको बहुत अच्छी लिटरेचर आती थी, रविंद्रनाथ टैगोर हैं चाहे आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर है, और जो सिलेबस था ना सिविल सर्विसेज का वो मोस्टली लिटरेचर था, वेस्टर्न लिटरेचर था, ब्रिटिश लिटरेचर था, ठीक है, इसलिए वो अच्छे से इसको क्वालिफाई कर पाते हैं। और साथ के साथ यहां पर कहा जाता है जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, उसमें पहली बार लोकल्स का रिप्रेजेंटेशन आएगा, ठीक है, ये कहा जाता है कि उसमें पहली बार लोकल्स का रिप्रेजेंटेशन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1853 याद रखिएगा, 1853 के बाद 1857 रिवोल्ट हो जाता है, इसको मेरठ म्यूटिनी कहते हैं, वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरठ म्यूटिनी के बाद अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगने लगता है कि जिस तरीके से हम इंडिया में गवर्नमेंट चला रहे हैं हम उस तरीके से गवर्नमेंट नहीं चला सकते, अब हमें दूसरे तरीके से चलानी पड़ेगी। तो यहां पर वो एक एक्ट पास करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और पहले ये क्या काम करते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन को चेंज कर देते हैं वाइसरॉय ऑफ इंडिया पे। अब पहले वाइसरॉय कौन बनते हैं वाइसरॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और इस एक्ट को क्या कहते हैं, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपसे पूछ ले कि किस एक्ट को एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, तो याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और यहां पर कंपनी रूल खत्म हो जाता है, मैंने बताया था ना हम प्री 1773 पढ़ेंगे, प्री 1773 में एज ए मर्चेंट एज ए ट्रेडर आए थे, फिर 1773 से 1858 पढ़ेंगे, वहां पर कंपनी रूल चला, और कंपनी रूल के बाद 1858 से क्या चलता है, क्राउन रूल। तो कंपनी को हटा देते हैं कि भैया अब तुम्हारा कोई रूल नहीं चलेगा, अब किसका चलेगा, अब सीधा क्राउन का चलेगा, तो यहां पे क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है। और यहां पर ये जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट हुआ था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसको भी खत्म कर देते हैं, और वो जो पावर होती है पॉलिटिकल अफेयर की उसको शिफ्ट कर देते हैं किसमें, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक नई पोजीशन क्रिएट करते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया उसमें। और जो पहले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है उसके पास भी एक काउंसिल होती है, उसमें कितने मेंबर होते हैं, 15 मेंबर होते हैं उसके अंदर, जो
जिसको इंडिया में भी उसके खिलाफ केस हो सकता है और जो है ब्रिटेन में भी उसके खिलाफ केस हो सकता है। और जो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनते हैं उनका नाम है एडवर्ड स्टैनले, याद रखिएगा एडवर्ड स्टैनले उनका नाम है। अब क्या होता है, हो गया ठीक है, धीरे धीरे रिफॉर्म कर दिए। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि जो 1853 में काउंसिल बनाई थी ना, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब उसमें डिमांड होने लगती है कि भैया इंडियंस को भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सिविल सर्विस के रिफॉर्म के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन में तो मिल गया, लेकिन यहां पर डिमांड होती है कि हमें जो है कि जो लेजिस्लेटिव पावर है वो भी मिलनी चाहिए। तो यहां पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 लेके आते हैं, जिसको कहते हैं फर्स्ट एक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्यों कहते हैं कि जो मद्रास और बॉम्बे की लेजिस्लेटिव पावर को छीन लिया था ना, उसको वापस से रिस्टोर कर देते। छीना कब जाता है, कब छीना जाता है, मैंने बताया ना 1833 में छीन लेते हैं, ठीक है 1833 में छीन लेते हैं, लेकिन वापस 1861 में वापस कर देते हैं, ठीक है। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसमें 3 इंडियन मेंबर्स को इंक्लूड किया जाता है, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ठीक है, याद रखिएगा। इंडियन काउंसिल में ऐड किया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किया जाता है उनको एज ए मेंबर, ठीक है। यहां पे इंट्रोड्यूस होता है पोर्टफोलियो सिस्टम। आपसे पूछ ले पोर्टफोलियो सिस्टम कब आता है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर आता है। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था, पोर्टफोलियो सिस्टम ये होता है कि जैसे कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर है, तो फाइनेंस मिनिस्टर के पास निर्मला सीतारमन के पास कितने पोर्टफोलियो हैं, मान लो एक है फाइनेंस मिनिस्ट्री, लेकिन सपोज मान लो निर्मला सीतारमन के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ साथ एजुकेशन भी होती है, तो उसके पास क्या, उसके पोर्टफोलियो में 2 मिनिस्ट्री है। तो ऐसे पोर्टफोलियो मतलब एलोकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री। अब गवर्नर जनरल क्या कर रहा था, एक तरीके से सुपरवाइज कर रहा था, वो वाइस रॉय को क्या कर रहा था, सुपरवाइज कर रहा था, बाकी जो है अलग अलग लोग एज ए मिनिस्ट्री फंक्शन कर रहे थे, ठीक है। और साथ के साथ क्या होता है, जो वाइस रॉय होता है ना, उसको ऑर्डिनेंस पावर मिल जाता है, यानी कि अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फंक्शन में नहीं है, उस टाइम पे कोई कानून बनाना है, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। उस ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी है, 6 मंथ। आप ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी पढ़ चुके होंगे, इस टाइम पे आप रिविजन कर रहे हैं, तो वहां पर आपने देखा है कि आज भी इंडिया में क्या है, ऑर्डिनेंस की पावर कितनी है, 6 महीने, जो गवर्नर और प्रेसिडेंट इशू करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है फर्दर, अब देखो 1861 हो गया, 1861 के बाद अब नेक्स्ट एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, लेकिन यहां तक तब तक कांग्रेस बन चुकी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन हो चुका था, उन्होंने भी प्रेशर डालना स्टार्ट करा, जिसके बाद एक एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। यहां पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर दी जाती है, जैसे कि आप बजट डिस्कस कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ये आपको पावर दे दी। आप जो एग्जीक्यूटिव है उससे सवाल जवाब कर सकते हैं, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसकी फंक्शनिंग के बारे में। और यहां पर पहली बार इलेक्शन की बात की जाती है, लेकिन इलेक्शन वर्ड को यूज नहीं किया जाता, ये याद रखिएगा। इलेक्शन की बात होती है बट इलेक्शन वर्ड को यूज नहीं किया जाता। अब क्या होता है, नेक्स्ट एक्ट आता है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1909। इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं इसको थोड़ा समझो। 1905 में लॉर्ड कर्जन बंगाल का पार्टीशन कर देते हैं, पार्टीशन के बाद वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो डिसाइड करते हैं कि अब इस यूनिटी को ब्रेक कैसे करें, तो 1906 में मुस्लिम लीग बनाने में हेल्प करते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग बन जाती है। मुस्लिम लीग के बनने के बाद 1909 में ये सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आते हैं, अभी बताऊंगा वो सारी की सारी चीजें। तो सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आते हैं, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो आज के टाइम पे पाकिस्तान बना है ना, वो 1905, 1906, 1909 ऐसे स्टार्ट होता है, जहां पर आपको अलग अलग फेजेस मिलेंगे, ये पार्टीशन के, ये जो बीज बोया गया था इसके, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, उसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। यहां पर क्या लेके आते हैं ये, यहां पर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इंडियन बनते हैं जिन्होंने वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एज ए लॉ मेंबर ज्वाइन किया था। आपसे पूछ ले कि कौन से एक्ट के थ्रू आया, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। व्यक्ति का नाम पूछ ले तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो फर्स्ट इंडियन बने वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करना एज ए लॉ मेंबर, ठीक है। यहां पर स्टार्ट करते हैं वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट। और जो मिंटो है, लॉर्ड मिंटो है, उसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये था कि जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम क्योंकि ये सेपरेट इलेक्टोरेट सिर्फ मुस्लिम्स के लिए आया था यहां पर 1909 में, और किसी के लिए नहीं आया था। अब यहां पे क्या करते हैं कि सिर्फ मुस्लिम लोग ही अपने मुस्लिम लीडर को चुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एरिया है, वहां पे मिक्स पॉपुलेशन रहती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, तो अगर मुस्लिम लीडर वहां पे खड़ा हो रहा है तो सिर्फ मुस्लिम ही वहां पे उसको वोट कर सकते हैं। दैट वाज सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है।
तो ये याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट बुक है, ये यूपीएससी में, यूपीएससी के साथ स्टेट पीसीएस में भी काफी बार आया है, तो याद रखिएगा। गांधी ने एक टर्म आता है कि धर्मात्मा गोखले किसने लिखा है, ठीक है। बुक का नाम है धर्मात्मा गोखले। ये बुक है गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर, और ये बुक लिखी थी गांधी ने, ठीक है। याद रखिएगा धर्मात्मा गोखले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्यों आता है, क्योंकि अगस्त ऑफर आता है इससे पहले, वो जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं तब आएगा दोबारा, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो याद रखिएगा अगस्त ऑफर के बाद, अगस्त ऑफर में कहा जाता है कि हम जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करेंगे, तो जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लेके आते हैं। इसको हम मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। यहां पर एक टर्म यूज करते हैं रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टर्म, इस एक्ट के अंदर यूज करते हैं रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक्ट का टर्म, ठीक है। और ये इंट्रोड्यूस करते हैं डायरकी, ठीक है। डायरकी एट प्रोविंशियल। यहां पर दो तरीके के सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, एक रिजर्व्ड होता है जो सिर्फ गवर्नर और उसकी काउंसिल के लिए होता है, और एक होता है ट्रांसफर जो सिर्फ गवर्नर के लिए होता है, ठीक है। तो ये दो टर्म याद रखेंगे, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व, ठीक है। अब आपको देखने को मिलेगा कि क्या होता है कि जो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनको भी सेपरेट कर दिया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी सब्जेक्ट लिस्ट कहां पर मेंशन है, तो आपको पता होगा 7 शेड्यूल के अंदर सब्जेक्ट लिस्ट मेंशन है। इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो वैसे ही यहां पर सब्जेक्ट लिस्ट जो है वो सेपरेट कर दी जाती है सेंट्रल एंड प्रोविंशियल के लिए। बाइकैमरल लेजिस्लेचर बनाया जाता है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है जहां पर आपके 2 हाउस होते हैं। 6 स्टेट में बनता है। कौन कौन से हैं आपके आज के टाइम पे जो 6 स्टेट है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। आज के टाइम पे करंट सिचुएशन की मैं बता रहा हूं। करंटली अगर आपसे पूछ ले कि कितने स्टेट्स में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, तो 6 स्टेट के अंदर है। नाम है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ठीक है। जो इलेक्शन की बात होती है, इलेक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं, उसमें क्या करते हैं, लिमिटेड फ्रेंचाइजी लेके आते हैं, यानी कि हर किसी को वोट करने का अधिकार नहीं होता। सिर्फ जो पढ़े लिखे हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं, ऐसे करके सिर्फ उन्हीं को वोट करने का अधिकार होता है। आप क्या सोचते हैं, आज इंडिया की जो कंडीशन है, इंडिया में जो डेमोक्रेसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है? क्या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होना चाहिए या फिर लिमिटेड फ्रेंचाइजी होनी चाहिए? हर किसी को वोट करने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये अपने व्यूज आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। एक नया ऑफिस क्रिएट किया था, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया गया था, ठीक है। इससे रिलेटेड याद रखिएगा, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन में कि उन्होंने बोल तो दिया कि हम पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएंगे, तो इसके लिए कमीशन आया था, ली कमीशन के रिकमेंडेशन पे फिर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनता है 1926 के अंदर, ठीक है। जो आज के टाइम पर अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 315 के अंदर मेंशन है। फिर इन्होंने क्या काम करा, जैसे सब्जेक्ट सेपरेट किए तो वैसे जो है बजट भी सेपरेट कर दिया। प्रोविंशियल बजट अलग और सेंट्रल बजट अलग। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में वो ये कहते हैं कि एक स्टैच्यूरेटरी कमीशन लेके आएंगे, जिस, ठीक है, कब? 10 साल बाद। यानी कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया है ना, तो 1929 में, लेकिन ये क्या काम करते हैं, ये उससे पहले ही कमीशन बना देते हैं। 1927 में एक स्टैच्यूरेटरी कमीशन बनता है, कमीशन का नाम है आपका साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन बनता है। टोटल कितने मेंबर होते हैं? 7 मेंबर होते हैं। इंडिया में कब आते हैं? 1928 में आते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी एक अच्छी खासी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं आपको हिस्ट्री की क्लास में बताऊंगा जब हम हिस्ट्री का रिवीजन करें। अब इसके बाद एक एक्ट पास होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो दूसरा नाम है, टर्म याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, ये जो लाइन है ना, ये आपके यूपीएससी मेंस का आंसर राइटिंग बनेगा, तो ये याद रखिएगा। और मुझे फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी क्यों कहा गया है इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, ठीक है। नाउ अब यहां पर 3 लिस्ट बनती है, फेडरलिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब एक चीज और याद रखिएगा, डायरकी जो टर्म था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में आया था, लेकिन जो 1935 होता है उसके अंदर प्रोविंसेस जो थे वहां से डायरकी को एबॉलिश कर देते हैं और सेंटर में अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि अब जो प्रोविंसेस है उनको क्या देंगे? ऑटोनॉमी देंगे, उनके पास पावर होगी अपने खुद के फैसले लेने की। कभी भी यहां पर
1935 के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर कभी भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की ही नहीं। तो ये याद रखिएगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं हुई है यहां पे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। बात होती है यहां पर ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की। इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया है फेडरेशन वाले के ऊपर, ठीक है। मुझे ये बताओ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये कैसे फेडरेशन डेवलप कर रहा है, फेडरेशन कैसे बना रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर कैसे बना रहा है। आज के टाइम पे जो इंडिया का स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। पहली बात तो मुझे ये बताओ फेडरल स्ट्रक्चर होता क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 कैसे फेडरल स्ट्रक्चर आपको दे रहा है, ठीक है। तो यहां कहते हैं कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे उनके पास अपनी मर्जी होगी, दे आर फ्री टू ज्वाइन। अगर वो चाहें तो वो ऑल इंडिया फेडरेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। इस टाइम पर टोटल 11 प्रोविंसेस थे और 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, बर्मा जो है वो इंडिया का पार्ट था, लेकिन 1937 में ब्रिटिशर्स बर्मा को सेपरेट कर देते हैं इंडिया से। बर्मा का जो आज नाम है वो है म्यांमार, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो वो बहुत याद रखिएगा। और स्टेब्लिश करते हैं सिंध एंड उड़ीसा प्रोविंस को, यहां पर स्टेब्लिश करते हैं। बर्मा को जो ब्रिटिशर्स ने एनेक्स किया था वो किया था 1 जनवरी 1886 को, वो इंडिया का पार्ट बन गया था, लेकिन बाद में उसको क्या कर देते हैं, इंडिया से अगेन सेपरेट कर देते हैं। डायरकी में बता दिया कि डायरकी को प्रोविंसेस में एबॉलिश कर दिया था और सेंटर में अडॉप्ट किया था, ठीक है। और बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। जितने भी जो 11 प्रोविंसेस थे, मैंने बताया ना 11 प्रोविंसेस थे, 565 प्रिंसली स्टेट थे, तो उनमें से 11 प्रोविंसेस में से जो 6 आपके प्रोविंसेस थे उसमें क्या था, बाइकैमरल लेजिस्लेचर था, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन कौन से थे वो 6, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर थे, इनके नाम याद रखिएगा। फिर जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको एक्सटेंड कर देते हैं, किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए। पहले क्या हो रहा है, पहले किसके लिए आया है आपका जो सेपरेट इलेक्टोरेट आया है, सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में सिर्फ मुस्लिम के लिए आता है। 1919 में सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड कर देते हैं सिख्स के लिए, इंडियन क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए और यूरोपियन के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसको एक्सटेंड कर देते हैं डिप्रेस्ड क्लास के लिए, यानी कि शेड्यूल कास्ट जो आज हम बोलते हैं, उस टाइम पे डिप्रेस्ड क्लास बोला था, शेड्यूल कास्ट नहीं बोलते थे उस टाइम पे, ठीक है। वुमेन एंड लेबर्स के लिए यानी वर्कर्स के लिए। ये क्यों, क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको आप वहां पे पढ़ेंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद मैकडोवल अवार्ड आता है, मैकडोवल अवार्ड जो आता है वो क्या कहता है, डिप्रेस्ड क्लास को भी हम रिजर्वेशन दे देंगे। जिसके बाद गांधी जी खुश नहीं होते और येरुवड़ा जेल में वो हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, जिसके बाद अंबेडकर उनसे मिलने जाते हैं और वहां पे ये डिसाइड होता है कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे डिप्रेस्ड क्लास को, हम रिजर्वेशन देंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर रिजर्व बैंक स्टैब्लिश किया जाता है उसी वक्त, आपका आरबीआई एक्ट 1935 के द्वारा रिजर्व बैंक बनाया जाता है। और यहां पर देखो फेडरल स्ट्रक्चर बन रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोविजन आता है। और एक फेडरल कोर्ट बनता है 1935 में। 1935 में जो फेडरल कोर्ट बनता है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, ठीक है। और जो प्रोविजन आता है, लेकिन उसको स्टेब्लिश कब किया जाता है, 1937 के अंदर। और पहले चीफ जस्टिस कौन बनते हैं फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के, जिसको आज हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, दैट इज सर मॉरिस गोयर, ठीक है। सर मॉरिस गोयर जो है उनका नाम है। ये जो एक पोजीशन बनाई थी ना, काउंसिल फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इसको एबॉलिश कर दिया जाता है। जो कौन से एक्ट से बनी थी, ये बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से, ठीक है। रेजिडुअरी पावर जो होती है गवर्नर जनरल की, जो रेजिडुअरी पावर होती है वो किसके पास चली जाती है, गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय, ठीक है। वाइसरॉय के पास क्या चली जाती है, रेजिडुअरी पावर चली जाती है। जो प्रोविजंस आए थे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के, उसके बेस पे 1937 में इलेक्शन होता है 11 प्रोविंसेस में। याद रखिएगा 11 प्रोविंसेस जो थे वहां पर इलेक्शंस होता है, जिसमें से 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस गवर्नमेंट बनाती है, मुस्लिम लीग किसी भी प्रोविंस में गवर्नमेंट नहीं बनाती है, ठीक है। फिर आपका क्या होता है, फिर एक आपका इलेक्शन होते हैं 1946 के अंदर। 1946 के अंदर जब आपके इलेक्शन होते हैं तो वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट बनती है 1946 में, जिसमें आपका द मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट वर द मेंबर ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर्स थे ना वो कौन थे, वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसी के मेंबर इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर्स थे, ठीक है। नाउ उस काउंसिल का हेड कौन था, वाइसरॉय था।
जवाहरलाल नेहरू को क्या करते हैं, डेजिग्नेट किया जाता है उस काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन है, वाइस रॉय, और वाइस प्रेसिडेंट कौन बनता है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहां पर आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड खत्म होता है। रिवीजन जो हमने किया है वो ऐसे ही हम डेली रिवीजन करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप क्या करना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, वहां पर भी मैं आपके सारे डाउट जो है वो सोल्व कर दूंगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेरे जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, और मुझे जो मैसेज ड्रॉप करेगा मैं उसको ये नोट्स दे दूंगा। मैंने पूरी डिटेल, बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक बार नोट्स दिखा देता हूँ कि किस तरीके के नोट्स है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे पूरे नोट्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं अपने पूरे लैपटॉप पर। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सारे नोट्स वगैरह ये सब प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। डेली मैं आपको ज्वाइन करूंगा, डेली आपको व्लॉग मिलेगा। 100 डेज हम डेली प्रिपरेशन करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ। मेंस के क्वेश्चन कैसे करने हैं, आंसर कैसे करने हैं, कमेंट में जो क्वेश्चन मैंने बताया मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा, वहां पर मैं फिर प्रॉपर आपको बताऊंगा कि आंसर कैसे करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सभी के साथ शेयर कर लीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले। थैंक यू।